ये पार्ट 1 का मैंने कल वीडियो बनाया था, थोड़ा नेट स्लो था इसलिए मैंने उसको रोक दिया था। तो वहाँ हमने बंधन बैंक तक का हमने बना दिया था कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है और हमें आगे क्या करना चाहिए इसमें। तो जैसा उसमें बताया था वैसे मैं आपको एक बार वो वीडियो दिखाता हूँ। ये मेरे चैनल है इन्वेस्टेटर्स, इसी में मैंने बनाया था। और आप ये देख रहे हैं, ये वाला वीडियो था 20 घंटे पहले का। तो इसमें इन स्टॉक्स को मैं बता चुका था पार्ट 1 के नाम पे, क्योंकि वो नेट की कुछ समस्या इसलिए फिर मैंने आगे नहीं बढ़ाया। और उसके बाद अभी दूसरा अगला पार्ट बना रहा हूँ, इसमें सारे स्टॉक्स भी मैं कवर कर लूँगा। अभी नेट भी ठीक चल रहा है। रात को मैंने एक वीडियो और बनाई थी, जो ये सक्सेस मंत्रा शेयर मार्केट में जीतना है, तो ये जरूर देखें। ये आप इसको देखिए, अगर इस चैनल से आप कोई भी स्टॉक परचेज करते हैं, कोई भी स्टॉक को आप फॉलो करते हैं, तो इसमें जो नियम है उनको आपको मानने पड़ेंगे। उसके बिना आप इस चैनल से कोई प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, ये मेरा मानना है। हो सकता है आपका कोई तुक्का बैठ जाए, वो अलग बात है, लेकिन आपको डिसिप्लिन होना है बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी चाहिए बिल्कुल। उसके बिना आप इसमें प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, शेयर मार्केट है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले इसको जरूर देखना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई, इसके हिसाब से मैं ठीक कर रहा हूँ। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। और आज तो एक कुछ गुड न्यूज़ भी है अमेरिका की तरफ से कि वहाँ पे पवेल साहब ने, जो फेडरल बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने रेपो रेट भी कुछ कम करी है 0.25। तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा, क्योंकि मार्केट में जब फ्लो होगा, इनफ्लो होगा, तो पैसा आएगा, तो वो भी, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में दिखेगा। तो चलो हम इस पे चलते हैं चैनल पे। तो अब इसमें आप देख रहे हैं चार्ट पे आप देख रहे हैं मेडिसिस्ट का मैंने बताया, जैसा कि पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया, फिर बता रहा हूँ कि जहां भी ये ऑरेंज कलर की लाइन है, अगर उसके आसपास में उसके नीचे मिलता है तो आपको उसमें एंट्री लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी। यहाँ मैंने पहले ही क्लियर लिख दिया है कि 3% ही लेना। 3% इसलिए कि हमने कुछ बाइंग यहाँ पे भी करी हुई है, तो अगर इस लेवल पे आता है तो फिर हम 3% और लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप हो चुका है, तो अब यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल होता है। एफ आई डी आई से लगभग एंट्री बना चुके हैं। अब यहाँ पे जो एंट्री चल रही है वो सब हम लोगों की चल रही है। इसके बाद ये मार्केट ऊपर भी जाएगा। और ये आप जो टारगेट देख रहे हैं 755 का, यानी अभी हम जो एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं 521 से 534 की, और टारगेट इसका 755 का रहेगा। तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ बाइंग करी थी, तो अब यहाँ से मैं 3% के लिए आपको बोल सकता हूँ, ज़्यादा के लिए नहीं बोलूंगा। उसके बाद चलते हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ जल्दी। और ये एक पेनी स्टॉक मान के आप चल सकते हैं, और ये बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे भी मिल रहा है, तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं। इसमें ये एक ट्रेंड लाइन आपको ब्लैक कलर की दिख रही है, ये मार्च 2020 से चल रही है कंटिन्यू। इसका ये पूरा रेस्पेक्ट करता है और कंटिन्यू ऊपर ही जा रही है। तो आप चाहें तो ये अभी अभी जो इसका ब्रेकआउट लेवल भी है, ये भी दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर की लाइन इससे नीचे ही है। तो और ये इस लेवल के पास में है, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। यानी कि आप इसमें चाहें तो अभी भी ले सकते हैं, 21 रुपये 44 पैसे में भी है। और अगर आप चाहते, अब आप ये सोचें कि ये 20 रुपये भी आ जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं है चीज़ों की, क्योंकि मार्केट है, और मार्केट में जैसे अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है तो हो सकता है ये, क्योंकि अपने यहाँ भी जीएसटी रेट भी कम कर दी है। और चलो मैं इसका बजाज हिंदुस्तान के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। बजाज हिंदुस्तान शुगर क्या है कि इसका 33 का बुक वैल्यू है, 33 का, और अभी 21 रुपये चल रहा है, यानी बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है। तो कोई भी स्टॉक जो बुक वैल्यू से नीचे चलता है, हम उसमें एंट्री बनाने में डरते नहीं है, क्योंकि हमें पता है बुक वैल्यू तक तो कोई समस्या इसमें है नहीं। कल को अगर कंपनी बर्बाद भी होती है तो वो बुक वैल्यू के हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हमें तो सस्ते में लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है बजाज शुगर की, और इथेनॉल में ये मास्टर है। इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, ये मेरठ और इसके आसपास में जो भी मोदी नगर है, इसके आसपास में इनका गन्ने का बहुत तगड़ी फैक्ट्री है, और 14 फैक्ट्री है जैन की। तो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, और बहुत पुरानी कंपनी है, यानी 100 साल के आसपास में हो गई इस कंपनी को। तो थोड़ी बैलेंस शीट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये स्टॉक आप देखेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 400 रुपये करीब है। मैं दिखाता हूँ आपको, 481 रुपये से स्टॉक गिरते गिरते बहुत नीचे आ चुका है, और आज की डेट में तो ये 21 रुपये में मिल रहा है। तो पोटेंशियल जैसे जैसे उसमें बैलेंस शीट में सुधार आएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। फिलहाल ये बाइंग लेवल में है, हम इसको पेनी स्टॉक के ऊपर तौर पे ले सकते हैं और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और जब हमारे लेवल्स आएंगे, अगर आप ज़्यादा नहीं तो आप 30 का ले सकते हैं, और नहीं तो 38 का ले सकते हैं। और अगर आप लंबा लेना चाहते हैं तो बीच बीच हम इसको एनालाइज करते रहेंगे कि इसमें ऊपर नीचे अगर कुछ लगता है कि बैलेंस शीट सुधार हो रहा है तो हम टारगेट बढ़ा भी लेंगे। अदरवाइज ये लेवल तो हमारा है, अगर हम इस लेवल के हिसाब से बात करें आज के डेट से भी, तो इस लेवल से अगर हम इस लेवल तक भी जाते हैं तो 43% तो एटलीस्ट में मिल रहा है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी प्लान कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में अभी भी इसमें गुंजाइश है, आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा इसमें अगर अब इस लेवल पे लेना तो अब 3% का ही प्लान करें। मेरे पास ये 585 रुपये का पड़ा हुआ है,
तो आप इस लेवल पे 3% का प्लान कर सकते हैं। अगर मेरी बातें ठीक लग रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करना जरूर करें, लाइक कर दें, नहीं फिर आप भूल जाते हैं। और आप किसी स्टॉक फंसे हैं तो आप इस व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं उसमें उसके पोर्टफोलियो बैलेंस शीट वगैरह देख के, उसका चार्ट देख के मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं, निकलना है या और एंट्री बनानी है, वो भी सारी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलते हैं साइंट लिमिटेड में। साइंट का स्थिति जो है अभी भी ये बाइंग लेवल में है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, इसमें 6% में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलते हैं पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था उससे निकल चुका है। अगर आप वो मेरा नियम सुनिए तो उसमें मैंने बोला ब्रेकआउट में हम कोई चीज परचेज नहीं करते, लेकिन चूंकि अभी लोअर लेवल पे ब्रेकआउट हो रहा है इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन चूंकि पंजाब नेशनल बैंक 104 से 102 का बाइंग लेवल था ब्रेकआउट के बाद भी, या उससे नीचे का, तो लेकिन अभी उससे ऊपर निकल चुका, तो अब इसमें एंट्री नहीं करनी है। डेल्टा कॉर्प, डेल्टा कॉर्प का भी देख लेते हैं। डेल्टा कॉर्प अभी भी नीचे है सॉरी, डेल्टा कॉर्प अभी भी नीचे है, तो अब इसमें एंट्री बनाई जा सकती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स भी वापस बाइंग लेवल पे आ रहा है, तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। हालांकि हमने इस लेवल पे सजेस्ट किया था पहले, लेकिन अब यहाँ भी लिया जा सकता है, और क्योंकि अच्छा स्टॉक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 6% यहाँ पे ले सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। स्टार हेल्थ, स्टार हेल्थ अभी बाइंग लेवल से ऊपर है क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल से ऊपर जा चुका है, तो यहाँ नहीं। अगर ये 416 से 404 के बीच में आता है तो हम प्लान करेंगे, और पहला इसका जो टारगेट हम 480 का ही रखेंगे, 480 से 500 का। उसके बाद ऊपर भी लेवल होंगे, ये भी है 647। देखो जब मार्केट 27,000 30,000 जाएगा निफ्टी, तो ये सब उस लेवल पे भी मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए तो यही है कि आप यहाँ लीजिए और यहाँ बेच दीजिए। अगर इसका अगर आप देखें, अगर इस लेवल से भी लेके बाइंग करके आप यहाँ बेचते हैं तो एटलीस्ट 15% आपको मिल जाएगा, और ये तो 2-4-6 महीने में आ जाना है। बाकी आप प्लान लेके चलिए कि जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ इसमें उनको 1.5 साल का लेके चलना है। मैं 3 साल का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसका जो डाउन ट्रेंड वाला साइकिल था वो पूरा हो चुका है, अप ट्रेंड वाला साइकिल है। अब यहाँ गधे घोड़े सब भागेंगे, तो ये भी भागेंगे, ये तो अच्छे स्टॉक्स हैं, ये भी भागेंगे, तो आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखना होगा 6 महीने से लेके 1.5 साल तक का। उसके बाद रिलायंस पावर का देख लेते हैं। रिलायंस पावर भी बहुत सही रेट में, अभी ब्रेकआउट से नीचे है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ले सकते हैं। और ये इसका एक ट्रेंड लाइन है, मार्च 2023 से चल रहा है कंटिन्यू, और इसके नीचे नहीं आता है ये, तो आप इसमें भी प्लान कर सकते हैं। यस बैंक, यस बैंक में उनके लिए बताता हूँ जो इन स्टॉक्स में फंसे थे, बाकी वैसे नॉर्मली मेरे टारगेट में ये नहीं है, और ये अब ऊपर जा चुका है, तो अब इसमें मैं एंट्री के लिए नहीं बोल सकता। ट्राइडेंट, इन सभी के स्टॉक्स के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। अब ट्राइडेंट में अगर कोई एंट्री लेना चाहते हैं तो 28 रुपये से 29 रुपये के बीच में ले सकता है, और अगर हम इसको 29 रुपये के हिसाब से भी प्लान करके चलते हैं, अगर इस रेट में आता है तो आप देख सकते हैं 14% करीब आपको ये मिल सकता है, इसके चांसेस बनते हैं। तो बस सुजलोन एनर्जी, सुजलोन एनर्जी अभी भी ब्रेकआउट के नीचे ही है, तो इसमें बाइंग कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक मैं नहीं मानता, इसलिए मैं कहूँगा आप यहाँ पे 3% के हिसाब से प्लान करें। IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक ये अपने 62 रुपये के लेवल से बहुत ऊपर जा चुका है, तो इसलिए अभी इसमें, हालांकि हम लोगों ने एंट्री बनाई हुई है इसमें 52 रुपये 54 रुपये में, आप मेरे चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगा, आपको दिखाता हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक, ये IDFC फर्स्ट बैंक का 5 महीने पहले बताया था, उसके बाद ये मैंने 10 महीने पहले बताया था। उसमें आप यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो ये करीब 52-54 रुपये है जो इसमें आपको दिखा रहा हूँ, तो इस लेवल पे ये जो नीचे वाला लेवल है, इस लेवल में हमने बाइंग करी हुई है, तो अभी अब इसमें एंट्री नहीं बनती, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद चलते हैं कंसाइन नेरोलैक के लिए। कंसाइन नेरोलैक के अभी भी बाइंग लेवल में है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, और इस जोन में चल रहा है, तो अगर आप स्विंग करना चाहते हैं तब तो यहाँ है तब कीजिए, लेकिन अब चूंकि मार्केट अब ट्रेंड में है, तो अब और न्यूज़ भी ठीक ठीक चल रही है, तो हो सकता है ये, और दीपावली का टाइम भी आ रहा है, तो अगला रिजल्ट तो अच्छा आने की उम्मीद रहेगी दीपावली के बाद वाली, तो इसलिए आप अभी बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा है, और अभी तक इस ट्रेंड लाइन को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, और मैं इसको 11 जून से बता रहा हूँ कि आपको इस लेवल पे आएगा तब लेना है, यानी कौन सा लेवल है ये, 535 से 520 का लेवल, तो हम इसका वेट करेंगे, जैसे ही यहाँ आएगा हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, तो वेट करते रहना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। इंडियन एनर्जी, IEX,
IX के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ये अपने ब्रेकआउट के आसपास में है, लेकिन इसमें एंट्री बिल्कुल नहीं बनानी है, क्योंकि ये स्टॉक क्या है कि अभी तो चल रहा है, ये ऑपरेटर है, इसमें फंसाएंगे आपको। यहाँ एक नेगेटिव कैंडल फिर बन गई है और ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे ही नहीं पाएगा और ना ही ये इसको कंफर्म कर पाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बाद में इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, लगभग 90% इसका प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। तो उसके मतलब दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट तो अच्छा आएगा, लेकिन जो मार्च का आएगा वो बहुत ही डाउन आएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन में 2 कंपनियां और थी, उनको भी अब वो राइट्स मिल गए हैं जो इसके पास अकेले थे। पहले मोट वाली कंपनी थी, मोनोपोली थी इसकी, वो खत्म हो गई। तो अब अगर इसमें आपको कोई बाइंग करनी है, मैं आपको क्लियर कह रहा हूं कि आप 110 107 से पहले किसी भी हालत में बाइंग नहीं करनी है। आप यहाँ किसी भी लेवल में बाइंग करेंगे आप फंसेंगे। आप देखिए ये ऑपरेटर यहाँ पे अच्छी बाइंग करके इसको धीरे 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 करके ऊपर ले जा रहा है, फिर धीरे फिर छोड़ देगा इसको। तो आपको अगर इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप 148 पे चल रहा है स्टॉक, और मैं आपको बोल रहा हूँ 110 से 107 से पहले नहीं लेना है। तो आपको यही करना है, अदरवाइज आप बाद में फिर परेशान हो जाएंगे। वारी एनर्जी बहुत अच्छा स्टॉक है और रडार पे भी है, लेकिन चूंकि ये इससे ऊपर जा चुका तो मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस लेवल पे मैं बाइंग के लिए नहीं बोल सकता। हमारी वो स्ट्रेटेजी नहीं है, जैसा कि मैंने अगर आपको इसमें मैंने बताया भी है, आपको जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस वीडियो को आप जरूर देखें। जब भी कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको जरूर देखना कि ये जो नियम है इसमें हमारा ये है कि 30 से 70% जब स्टॉक गिरा होता है तभी हम बाइंग करते हैं। तो चूंकि अब ये स्टॉक तो ऊपर जा चुके हैं तो हम इनमें अब एंट्री नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद बचता है आपका इरडा का भी अब ये ब्रेकआउट हुआ है, अब थोड़ी सी स्ट्रगल चल रहा है, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। हालांकि ये भी बहुत रनअप करने के बाद नीचे आया हुआ है, तो अगर आप इसमें एंट्री बनाते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके चलें, 1.5 साल का लेके चलेंगे तो आपको ये 234 240 का आपको लेवल मिल जाएगा। उससे पहले निकलने की सोचना ही मत। और ऐसा ही मैं हर स्टॉक के बारे में बताता हूँ कि टारगेट पे बेचना होता है और सपोर्ट जो बताया जाता है उसी पे खरीदना होता है। अब चलते हैं हम आगे, और भी स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे निफ्टी कोलगेट, ये ओला इलेक्ट्रिक में अगर कोई फंसा हुआ है तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं ये वापस बाइंग लेवल पे आया है। ये उनके लिए जो पहले से इसमें इन्वेस्टेड है, मैं नया इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर फिर भी कोई ज़्यादा ही खतरों खिलाड़ी है तो आप यहाँ 3% के लिए प्लान कर सकते हैं। हालांकि मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर ठीक लगता है कि नहीं आप खतरों खिलाड़ी हैं और आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनते हैं तो आप यहाँ पे 3% का प्लान कर सकते हैं। 3% फिर ये आएगा 40 के आसपास, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कोलगेट पामोलिव। ये वही स्टॉक है जो मैं इनके बारे में इस चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ। ये फिर अभी हमारी रेंज में है और इसमें प्लान किया जा सकता है। और अगर इसमें आप प्लान करते हैं तो ये जून 2024 ये चैनल में चल रहा है, तो अब इसमें प्लान अगर करना चाहते हैं, न्यूज़ अच्छी आ रही तो हो सकता है ये इसके ऊपर निकले, तो आप यहाँ 3% का ही करें, ज़्यादा ना करें। नेक्स्ट लेवल हम 1977 रुपये, यानी 1977 का वेट करेंगे और यहाँ ये 2347 पर है, तो इसमें हम 3% लगा सकते हैं। वैसे भी ये बड़ी कंपनी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, FMCG सेक्टर में कोई समस्या कभी आती नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे बहुत अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम भी आया है और ये अपने उससे निकल चुका है, जो हमारा प्लान था उससे निकल चुका है। तो अब मैं इसमें एंट्री की सलाह नहीं दूंगा और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुका है अच्छे से और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ किया, तो अब इसमें कुछ मैं नहीं बोल सकता। IDBI बैंक तो क्या है कि अभी भी हमारे रडार में है और इस जगह लिया जा सकता है। और इसके लिए आप या तो यहाँ 3% ले लें, 3% यहाँ लेंगे, क्योंकि रेपो रेट वगैरह कट हो रही है तो और ये प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, तो हो सकता है कि इसके बाद ये भाग जाएगा, नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ 3% तो एटलीस्ट ले ही सकते हैं और टारगेट आप लंबा भी ले सकते हैं, चाहे तो 106 का भी रख सकते हैं, 106 107 का, या फिर 116 का 121 का भी ले सकते हैं। टारगेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप 106 का भी लेते हैं यहाँ से तब भी ठीक है, 15% एटलीस्ट आपको मिल जाएगा 6 महीने में। और अगर लंबा लेते हैं 1.5 साल के हिसाब से चलते हैं तो 1.5 साल के हिसाब से अगर आप प्लान करते हैं तो आप इसको फिर एटलीस्ट इस लेवल के लिए चाहिए तो 25% आपको मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अब हमारे लेवल से बाहर है, अभी भी हमारे लेवल में 255 से ऊपर तो निकला नहीं है और ये ट्रेंड लाइन के भी नीचे है, तो अभी इसमें बाइंग बनती है। इनके पी रेशियो बहुत ही सस्ते हैं, 6 7 8 रुपये का पी रेशियो है, 6 7 8 का पी रेशियो है, तो ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया है,
ये भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये भी बाइंग लेवल में लिया जा सकता है। ये जो मैं छोटे ये सरकारी जो बैंक बता रहा हूँ, इनमें आप सब में 6% नहीं लगाना है। आप उसमें ये प्लान करना है कि आप सभी में 1% लगा दें या 2% लगा दें, ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो 2% यानी 20,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगाने किसी भी हालत में। अभी ब्रेकआउट में है तो इसको लिया जा सकता है, यानी 2% इसमें लगा लिया, 2% बैंक ऑफ बड़ौदा, 2% बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, 6% इनमें नहीं लगाना। अगर 6% इनमें लगाएं तो सारा तो आपका पोर्टफोलियो बैंक सेक्टर से भर जाएगा, फिर सेक्टर का रोटेशन नहीं हो पाएगा आप। ठीक है, उसके बाद इन्फोसिस में मैंने बताया था उस रेट में आके आया था और बाइंग भी करी थी। अब अभी भी हमारे रेंज में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटका बैंक, ये फिर बैंक आ गए नीचे 2-3, इनकी भी वही स्थिति है। तो इनमें आप, मैं बोलूँगा कि इनमें बाइंग लेवल पे है। ये देखो, ये बाइंग लेवल हमने बताया, उस पर आया और उसके बाद में ये वापस गया भी है, तो मेरे को लगता है कुछ तो देके गया है। ये 7% करीब गया था, लेकिन हमें लेना इसी लेवल पे। अगर आप प्लान करें तो अब इसमें क्या, मैं ये नहीं बोलूँगा इसमें 2%, आप इसमें 1% लीजिए, 10,000 रुपये लगाइए और ये अभी 170 के आसपास में लगाइए, 175 चल रहा है, और 216 का टारगेट लेके चलिए। टारगेट यहाँ 210 लिखा तो 210 का लेके चाहिए। अगर हम यहाँ से भी लेके चलते हैं 210 का, तो लगभग 20% आपको इसमें निकल जाएगा। लेकिन इसमें लगाना सिर्फ 1%, ज़्यादा नहीं है। J&K बैंक, ये सरकारी बैंक है वैसे तो, J&K गवर्नमेंट का ही है, तो ये भी अभी इससे नीचे ही है, तो आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट ऊपर बहुत मिल जाएंगे आपको, 106। आप इस ब्रेकआउट के बाद अगर ये जाता है तो इसका मैं टारगेट लेके चलूँगा और लगाना, लेकिन वही 1% ही इसमें, और इसका टारगेट बनेगा आपके 44% के करीब बन जाएगा। उसके बाद चलते हैं साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक भी अभी हमारे बाइंग लेवल में ही है, तो अगर हम इसमें एंट्री की सोचते हैं तो लगाना वही 1% इसमें भी, तो 25% के आसपास में आपका बनता है। टाटा टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ठीक है। इसमें मैंने ये इस तारीख को 3 सितंबर को मैंने बताया था, इसमें एक अच्छा पैटर्न बन रहा था और मैंने कहा था इसमें आप शॉर्ट एक छोटा सा स्विंग ले सकते हैं, तो वो स्विंग का वो मैंने लगा रखा है और अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा। हमारा लेवल तो ये था 735 का था, अभी आया नहीं। वहाँ तक आएगा तो करीब 8-9% का प्रॉफिट हो जाएगा। अभी चल रहा है, आ जाएगा, मार्केट चल रहा है, आ ही जाएगा। उसके बाद रेल विकास निगम, आरबीएनएल, अब फिर यहाँ देख रहे हैं आप बाइंग अच्छी शुरू हो गई वापस, और इसमें भी मैंने शॉर्ट में ही बताया था, ये भी उसी दिन की बात है। तो 1 सितंबर को फिर बताया था, या 1 या 3 सितंबर को मैंने बताया था, ये 3 सितंबर को बताया था। 3 सितंबर के बाद में ये अभी टारगेट पर पहुंचा नहीं है, यानी 378 के आसपास में बोला था, तो 16% का इसमें निकल रहा था। तो अपने जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ये वाला 9868701402, इसमें मैंने इनके स्क्रीनशॉट डाले थे कि आप इसमें प्लान कर सकते हैं। तो अभी लेवल पे आया नहीं है, तो अभी इसमें बने रहिए, यहाँ तक तो आ जाएगा। मैं इसमें लंबा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने 36 रुपये 40 रुपये में स्टॉक लिया हुआ है, तो अब ये इतना जा चुका कि अब मेरे को डर लगता है इन स्टॉक से। डीमार्ट अब वो अपने ब्रेकआउट से ऊपर जा चुका है, इसलिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं बनती है। नेस्ले इंडिया के लिए भी मैंने वही बताया था, 3 तारीख वाली बात होगी। ये पुरानी है, सॉरी, ये पुरानी है। इसके लिए मैंने ये टारगेट दिए हैं, तो अभी फिलहाल ये बाइंग लेवल के आसपास में है, अभी भी है, तो प्लान कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप यहाँ से प्लान करते हैं तो करीब 15% आपको निकालेगा, क्योंकि अब एफएमसीजी सेक्टर का है तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं निकलता, इसमें इसी तरह से चलता है। पर यह कि स्टेबल रहते हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो आप प्लान कर सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन भी चल रही है 2017 से, उसको फॉलो कर रहा है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो ये ऊपर थोड़ा जा चुका है, वापस अगर इस लेवल पे आता है तो आप प्लान कर सकते हैं। नहीं तो कोई, अभी ये देखो हमने ये इसका प्लान किया था लेकिन नीचे आया, तो कोई बात नहीं, नीचे यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, यानी 2488 से 2453 के बीच में। रिलायंस इंडस्ट्री, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई रिलायंस इंडस्ट्री की, आप उसको देख सकते हैं। ये हमारा लेवल था, उस लेवल पे आया है और उसके बाद ये धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है। अगर ये मेहनत है, ये अगर ये नहीं चलेगा तो फिर निफ्टी तो कहाँ चलेगी। तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं और अच्छा हिसाब रहेगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो। उसके बाद ये एक ट्राइंगल पैटर्न में घुसा हुआ है और इसको ब्रेकआउट करेगा तो ठीक जाएगा, और क्योंकि इसका WCIP बहुत अच्छा है तो आपको रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा देगा। और जिस तरह से ये सोलर पैनल और इन तरह की चीज़ें चल रही हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी बाइंग लेवल पे ही है लगभग।
तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करना ना भूलें, लाइक जस्ट अभी करके ही जाएं, अदरवाइज फिर आप भूल जाते हैं। फिर मेरे को भी कुछ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई कुछ लोग देख रहे हैं, या कमेंट भी करेंगे तो एटलीस्ट मैं उनको पढ़ता हूँ तो रिप्लाई भी देता हूँ, और कुछ मुझे भी लगता है कि हाँ कुछ लोग देख रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर जाएगा। थैंक यू।